Okay, welcome to now new chapter which is time value of money. So time value of money is about some calculations. एग्जाम में ये MCQ बनकर या फिर इसका कैलकुलेशन किसी और सम्स के अंदर घुस के भी आ जाता है। तो चलो आप फटाफट देखते हैं। ये बेसिक्स पे बात हो रही है। इधर मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या, परचेसिंग पावर ऑफ मनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब हाउ परचेसिंग पावर ऑफ मनी is affected because of passage of time. So ideally the purchasing power reduces because of increase in time. फिर इसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है कि why to consider time value of money in FM, because in FM many times we are taking decisions for certain long term proposals which may be borrowing of capital or investing of capital. So long term means it will involve more than a year, and we know that the purchasing power of money reduces with time. So it is very important that we consider such effect of time value of money in our decisions, otherwise decision wrong हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रीजन बिहाइंड डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज क्यों होता है, इसका रीजन है इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट का कितना पार्ट है, उस इंटरेस्ट का कितना पार्ट है। पहला पार्ट है कंपेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन, दूसरा पार्ट है रिस्क प्रीमियम, और तीसरा पार्ट है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सो इंटरेस्ट में तीन कंपोनेंट अगर मिला देते हैं तो इंटरेस्ट बनता है। तो कंपेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन को हम लोग एक तरह से इन्फ्लेशन प्रीमियम भी बुलाते हैं। दूसरा है रिस्क प्रीमियम विच इज बेसिकली द रिवॉर्ड फॉर एक्स्ट्रा रिस्क अंडरटेकन फॉर एनी ट्रांजेक्शन, एंड थर्ड इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न विच इज द बेयर मिनिमम रिटर्न दैट एवरीवन वांट्स फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर ओन मनी। सो सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम अपना मनी से, तो हम कहीं ना कहीं अपना जो फायदा का चीज है, कंजम्पशन है, वो नहीं कर पा रहे हैं, हम वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसका बेयर मिनिमम रिटर्न चाहिए विच इज वी कॉल एज रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब जैसे उसमें इन्फ्लेशन को पंच कर देते हैं तो बन जाता है रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, और अगर हम उसमें रिस्क रिवॉर्ड या रिस्क प्रीमियम को भी पंच कर देते हैं तो वो बन जाता है रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। तो तीन तरह का रेट ऑफ रिटर्न है विच इज रिस्क फ्री रियल, फिर है रिस्क फ्री नॉमिनल, फिर है रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अब तीनों को कंबाइन करने का तरीका क्या है, क्या तो मल्टीप्लिकेटिव वे से होता है या एडिटिव वे से होता है। कुछ नहीं बोले तो मल्टीप्लिकेटिव वे से होता है। मान लीजिए अगर रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, इन्फ्लेशन रेट 7%, रिस्क प्रीमियम 5% और तीनों को कंबाइन करना है तो एडिटिव मॉडल बोलता है 8 + 7 + 5 होगा, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बोलता है 1.08 × 1.07 × 1.05 - 1 करके आएगा। ठीक है, तो दैट इज द वर्किंग हियर, और इसके ऊपर आगे पीछे करके बहुत सारा तरह का क्वेश्चंस बन सकता है, बट कंसेप्ट यही है। अब जब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े थे तो मैंने आपको 8 तरह का कैलकुलेशन समझाया था, तो एक बार बस नजर से निकलवा दूंगा कि क्या क्या कैलकुलेशन समझाया था। फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है तो उसको फ्यूचर अमाउंट या कंपाउंडेड वैल्यू भी बोलते हैं, और ये निकालने का इक्वेशन क्या है, फ्यूचर अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट अमाउंट इंटू 1 + r के पावर में n, राइट। अब ये सब कैलकुलेशन तो अभी तक आपको अच्छे से आ गया होगा, बट ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर आपको बोल दे कि हम लोगों का जो फ्यूचर में वैल्यू बड़ा होता है, ठीक है, उसको अपने बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग करना। तो कंपाउंडिंग नॉर्मली इस फॉर्मूला में माना जाता है कि साल में एक बार हो रहा है, बट अगर मान लो कंपाउंडिंग का पैटर्न जो है वो साल में 2 बार है, या फिर साल में 4 बार है, या फिर साल में 12 बार है, तो उस समय यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं, आर में डिवाइड बाई के करते हैं और एन के साथ के मल्टीप्लाई करते हैं। के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू है जितनी बार आप कंपाउंडिंग करेंगे। जैसे साल में 1 बार करेंगे तो के का वैल्यू 1, साल में 2 बार करेंगे तो के का वैल्यू 2, साल में 4 बार करेंगे तो के का वैल्यू 4, साल में 12 बार करेंगे तो के का वैल्यू 12। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि आप यदि मान लीजिए एक सम था जिसमें बोल रहा है कि अपने पास 10,000 रुपया और 3 साल तक डिपॉजिट कर सकते हैं, तो कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक 3 ऑप्शन है, एक में एनुअल बेसिस है, एक में ट्वाइस अ ईयर है, एक में क्वार्टरली है। तो किस में हम लोग को जाना चाहिए, तो अपने तीनों में फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट का फ्यूचर वैल्यू इक्वेशन कैसे आएगा, 10,000 इंटू 1 + 0.06, 1 + 0.06 के पावर में 3, बट सेकेंड वाले में 1 + 0.055 डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा, ट्वाइस कंपाउंडिंग हो रहा है। फिर पावर में n के आएगा, तो पावर में n के मतलब क्या होगा, पावर में n माने हो गया 3 इंटू k का मतलब हो गया 2, तो पावर में 6 हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, देखो पावर में 6,
फिर थर्ड वाले में क्या हो रहा है 1.0525 डिवाइड बाई 4, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग और पावर में 3 इंटू 4 पावर में 12 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर्स आ रहा है, इस तरह से हम लोगों का आंसर्स आ रहा है। इसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए भी वही क्वेश्चन है, विच इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर के पावर में n। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर के पावर में n। ये 1/1 प्लस आर के पावर में n को बुलाते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू में जब 1 प्लस आर पावर में n लिखते हैं तो उसको बुलाते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। यहाँ पे 1/1 प्लस आर के पावर में n को बुलाते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जब दिया हुआ होता है क्वेश्चन में कई बार, तो आप फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करते हैं, डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं करते। ध्यान रखना, कंपाउंडिंग फैक्टर भी मल्टीप्लाई होता है और डिस्काउंटिंग फैक्टर भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जब निकाला गया तो डिवाइड करके निकाला जाता है। तो इसमें भी वही, अगर अदर देन एनुअल कंपाउंडिंग होता है तो आर के नीचे के आ जाएगा और एन के साथ के आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 10,000 दिया और डिस्काउंटिंग रेट 10% है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है गिवन दैट फ्यूचर वैल्यू इज आफ्टर 1 ईयर। तो आपको बस एन का वैल्यू 1 लेके कर लेना है, 10,000 इंटू 1/1 प्लस आर के पावर में 1 के हिसाब से। अब 5 साल का दिया हो तो 1/1 प्लस आर के पावर में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आफ्टर 2 इयर्स दिया हुआ विद सेमी एनुअल कंपाउंडिंग तो क्या होगा, तो आर के नीचे के आ गया और एन के साथ के आ गया, 0.10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू के करके आ गया। तो ये सब के लिए जब कैलकुलेटर से वर्किंग सिखाया था तो सबका स्टेप्स भी सिखाया हुआ है। मैं आपको पूरा नोट्स दे रहा हूँ जो आप अपने वीडियो के डाउनलोड लिंक से निकाल सकते हैं, और ये सारा सम्स को इंश्योर करेगा कि आपका किया हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको कैलकुलेटर का सारा स्टेप्स आ जाए। ऑलराइट, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है मिस्टर ओल्डी है जो 10 साल बाद रिटायर कर जाएंगे, तो उनको 10 लाख रुपया मिलेगा आफ्टर 10 इयर्स। अब वो आज ही कम्यूट कराना चाहते हैं, कम्यूट कराना चाहते हैं मतलब विड्रॉ आज करना चाहते हैं, नहीं प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। तो 10 लाख रुपया का आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो कम्यूटिंग द पेंशन जब बोला सम्स में तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देना है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.06 के पावर में 10, ठीक है। नेक्स्ट, इफ डिस्काउंटिंग फैक्टर इज गिवन वी यूज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। ध्यान रखिएगा, जब गिवन डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो क्वेश्चन में जो गिवन है वही लिखिएगा, आप अपने तरफ से कैलकुलेशन करने मत जाइएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर का दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी। फिर एक क्वेश्चन है एन्युटी को लेकर। एन्युटी मतलब क्या है, एन्युटी मतलब है आपका ऐसा अमाउंट जो हर साल इक्वल है, इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट, उसको बोलते हैं एन्युटी। अब एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सबको इकट्ठा करके आप फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं, और आप एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए जैसे आप ये टाइमलाइन को देखें, मान लीजिए आपका हर साल सेम अमाउंट है और आपको इकट्ठा करना है, क्या तो हो सकता है अभी या तो हो सकता है लास्ट में। अभी ले मतलब प्रेजेंट वैल्यू और लास्ट में जाना मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो हमारा जो सवाल है वो बोल रहा है कि ये इक्वल अमाउंट जो हर साल का होगा वो निकाल के बताओ, जिससे कि 5 साल बाद टोटल अमाउंट 10,000 आ जाए। तो 5 साल बाद टोटल अमाउंट 10,000 आ जाए मतलब अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से मैंने टाइमलाइन को ड्रॉ कर करके फ्यूचर में ले डाला। ये जो मेरा कंसेप्ट है ना टाइमलाइन वाला, ये ऐसा दिमाग में बैठाता है कि बच्चा टाइम वैल्यू मनी कभी भूलता ही नहीं। अदरवाइज टाइम वैल्यू मनी बहुत जिनको हार्ड लगता है वो मैथ से घबरा जाते हैं बोलकर, बट एक बार फ्लो समझ में आ जाए तो कोई भूलेगा ही नहीं। फिर इसमें क्या करना होता है, हर एक वैल्यू को अलग 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 फ्यूचर में लेके जाना है। जैसे पहला वाला एक्स को हम लोग कितना साल होगा, 4 साल होगा, 1 2 3 4 साल से फ्यूचर में लेके जाएंगे। तो क्या किया हुआ देखो, x इंटू 1.10 के पावर में 4, फिर क्या x इंटू 1.10 के पावर में 3 एंड सो ऑन करके 43210 का आ रहा है। 43210 लास्ट वाला में पावर में 0 है और सबका टोटल मिला के 10,000 होना चाहिए। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x कॉमन लीजिए, बाकी ब्रैकेट में सब डाल दीजिए और ये वाला को कैलकुलेटर में आप ऐड कर सकते हैं। 1m प्लस 1.10 के पावर में 1 है तो 1.10 m प्लस, फिर 1.10 के पावर में 2 है तो 1.10 इंटू इक्वल टू m प्लस। वो सारा स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं स्टेप्स रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आप वो नोट्स देखकर भी सीख सकते हैं। और अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक आपको आ गया है। नेक्स्ट, फाइंड इक्वल मंथली अमाउंट अगर निकालने बोल दे तो भाई बस वही तरीका है, बट मंथली के हिसाब से वो ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगा और रेट जो 8% पर एनम उसको मंथली रेट बनाना पड़ेगा 0.08/12 के हिसाब से। ठीक है, इसको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए सिखाया गया था एग्जाम में, इतना मंथली वाला कैलकुलेशन नहीं आता है।
फिर क्या बोल रहा है, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹5,000 अगर हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो वही तरीका है। आपका 5 साल बाद आपको कितना चाहिए, 5,000 चाहिए, सॉरी 5 साल बाद वाला अमाउंट टोटल निकालना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है और एन्युटी अमाउंट 5,000 चाहिए। 5 साल बाद 5,000 नहीं चाहिए, एन्युटी अमाउंट 5,000 है, जो इस तरह से आपका साल में 2-2 बार कंपाउंडिंग होगा। तो आपको हर एक का फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ये 5,000 का ले लेंगे, वो तो एज इट इज ही है, 5,000 वाला लास्ट वाला 5,000 ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बार कंपाउंडिंग होगी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो 12%/2 कर देंगे। 1 + r के पावर में k कर, r के बाई में k कर देंगे जब कभी भी आपका कंपाउंडेड अदर देन एनुअल हो रहा है। तो 12%/2 करेंगे तो आ जाएगा 6%। ठीक है, 12%/2 करेंगे तो आ जाएगा 6%। समझ में आ रहा आपको? तो ये 5,000 एज इट इज रह गया। फिर ये 5,000 का क्या होगा, 1.06 के पावर में 1, फिर 5,000 का 1.06 के पावर में 2 करके आपको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। तो ये चालू हो रहा है, जैसे अगर यहाँ से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार होगा, फिर 9 8 7 5 6 करके लास्ट वाला में 0 रहेगा, यानी 0 मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो उसके हिसाब से ये सॉल्व करके आंसर 65,900 आ रहा है। सबका कैलकुलेटर स्टेप्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी एन्युटी जो है वो आप जब बोल रहे हैं स्टार्ट करने, तो ईयर 1 का एन्युटी ईयर 1 के एंड से स्टार्ट नहीं करके आप ईयर 0 का बिगनिंग में भी स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू आर स्टार्टिंग द एन्युटी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू और एडवांस एन्युटी। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है इक्वल एनुअल अमाउंट अज्यूमिंग एन्युटी बिगिंस एट ईयर 0 फॉर 5 years एट 12% टू एक्यूमुलेट 50,000। तो देखो क्वेश्चन को ना हमेशा टाइम लाइन में डालो कि आपको एक्यूमुलेट करना है 50,000 रुपया, एक्यूमुलेट करना है कितना रुपया, 50,000 रुपीज, और आपको यहां पर हर साल क्या करना है, इक्वल एनुअल अमाउंट निकालना है। तो हर साल का एक्स निकालना है, बट वो अज्यूम करना है बिगिन एट ईयर 0। तो ईयर 0 से चालू हुआ और सब इकट्ठा करके 50,000 बनाना है। ध्यान रखना 5 साल के लिए अगर बिगिनिंग ईयर 0 पे करना है तो 6 बार मत अमाउंट ले लेना, तो 5 ही बार अमाउंट लेना है। ध्यान रखना कि 5 years मतलब 5 एन्युटीज होंगे। तो यही सेम नंबर लाइन बनाया और फिर उसके बाद आपने लास्ट वाले को एक बार कंपाउंड किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, 5 किया और सबको इक्वेशन में डाला, एक्स कॉमन लिया और सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके m+m+ में जोड़ते जोड़ते 7.115 वैल्यू निकाल लिया और आंसर निकाल लिया। कभी एग्जाम में अगर फंस जाए, ये सब कैलकुलेटर में भूल गए कि कैसे आ रहा है, तो एक इंडिविजुअली लिख लिख के जोड़ लेना, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो ये क्वेश्चन कराया गया था, बंटी एंड बबली वांट्स टू एक्यूमुलेट 80,000 एट द एंड ऑफ 5 years। एक्यूमुलेट करना 80,000 एट द एंड ऑफ द 5 years, मतलब फ्यूचर वैल्यू 80,000 दिया हुआ है। बाय मेकिंग इक्वल एनुअल सेविंग्स वेयर रिटर्न इज 7% पर एनम। तो इक्वल एनुअल सेविंग्स मतलब एन्युटी की बात हो रही है। हाउ मच शुड बी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और एक दूसरा सवाल हाउ मच शुड बी डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो आपको बस अपना नंबर लाइन जो बनाना है उसमें एक बार एक्स को चालू करना है ईयर 1 से और दूसरी बार एक्स को चालू करना है फिर ईयर 0 से, और फिर वही जो ऊपर में समझाया था उसी का कैलकुलेशन है। एक्स कॉमन लेकर आपको वर्किंग करके अपना एक्स का वैल्यू निकालना है। सेकेंड केस में देखो एक्स चालू हो गया यहाँ पर, बट खत्म हो गया 1 साल पहले। ध्यान रखना कि 5 पेमेंट ही होना है। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कि अगर हम लोगों को एन्युटी बहुत सारा मालूम है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो नॉर्मली ये बोरोइंग के केस में होता है। जैसे बोरोइंग किया, अगर मान लीजिए 10 लाख, उसका रिपेमेंट करना हर साल अलग अलग अमाउंट 5 बार, तो वो हर साल का रिपेमेंट अमाउंट कितना होगा वो अपने को अगर पता लगाना है तो कैसा होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू मान लो यहाँ पे टोटल सब मिला के 10 लाख, फिर एक्स 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 करके 5 बार का अमाउंट से, एक्स 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 करके 5 बार का अमाउंट से कितना आ रहा है वो हम लोगों को निकालना है। तो रिपेमेंट विल बी डन इन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन 5 years। इंटरेस्ट रेट है 12%, इंटरेस्ट रेट है 12%। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना है, इस x को प्रेजेंट पे लाना है, फिर 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 x को प्रेजेंट पे लाना है। सबका टोटल मिला के 10 लाख होना चाहिए। तो सबका प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, x डिवाइड बाई 1 प्लस जो रेट है
0.12 के पावर में 1, फिर x डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 के पावर में 2, फिर x डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 के पावर में 3, फिर x डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 के पावर में 4, फिर x डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 के पावर में 5। ठीक है, तो इससे देखो यहाँ पे वर्किंग करा, x कॉमन लिया, फिर इंडिविजुअली सबको आप निकाल के कैलकुलेटर में सिंपल स्टेप्स से निकाल के फिर जोड़ के भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेमोरी में डायरेक्ट करना आता है कैलकुलेटर के m प्लस ले लेकर, तो आप वैसे कर सकते हो। अभी मैं कैलकुलेटर स्टेप्स में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता है तो अभी उलझ जाएंगे, मिस्टेक्स कर देंगे। ठीक है, अब यही अगर इक्वल एनुअल अमाउंट आपको निकालना है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो क्या होगा, तो x चालू हो जाएगा ईयर 0 से और एक खत्म हो जाएगा 1 साल पहले। तो फर्स्ट वाला का डिस्काउंटिंग फैक्टर में 1 बाई 1.12 के पावर में 0 रहा, बट सब्सिक्वेंट वाले में 1 बाई 1.12 के पावर में 1 2 3 4 करके आया, फिर x कॉमन लेकर सॉल्व किया तो आंसर आ गया। ठीक है, सोचो मान लो लोन लिया हुआ है 2 लाख का, 2 साल का टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आपको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने बोल दे तो कैसे करोगे? तो बस यही चीज, और 2 साल है तो 12 महीना का मतलब 24 बार इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो ये 2 लाख है तो x का वैल्यू मंथली के हिसाब से डिस्काउंट होकर आएगा, तो मंथली में 10% है तो 10% बाई 12 हो जाएगा यहाँ पर रेट, और फिर ऐसा करके डॉट 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 करके 24 बार चलेगा, और फिर वो आप कैलकुलेटर में जोड़कर निकाल सकते हो। ठीक है, EMI निकालने का कैलकुलेशन बोलते हैं। EMI में मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, EI में एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है। EI अगर एडवांस में दे रहे तो ईयर 0 से चालू होगा, और कुछ नहीं बोले तो ईयर 1 से चालू होगा। ओके, अब EMI को लेकर एमोटाइजेशन शेड्यूल का भी कुछ कैलकुलेशंस बनता है, बट क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी फाइनल में बहुत काम आता है। कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो एमोटाइजेशन शेड्यूल से आपके अकाउंट्स में भी बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है लोन का 2 लाख, वो पहला कॉलम में लिखते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं मंथली, क्योंकि मंथली रिपेमेंट हो रहा है। फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो हम लोग का ये EI का निकला 9229, वो लिखा। उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंबाइंड है, तो इंटरेस्ट अगर हम माइनस कर दे तो प्रिंसिपल आ गया, 9229 में 1667 माइनस कर दे तो प्रिंसिपल आ गया, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया। फिर वही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बना 192,438, फिर उस पर 0.833% पर मंथ मल्टीप्लाई किया तो इंटरेस्ट आ गया। फिर इंस्टॉलमेंट 9229 डाला तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके प्रिंसिपल रिपेड 7626 आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया, एंड सो ऑन। ये चलता रहता है, और लास्ट में आप देखोगे कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 0 बन जाएगा। इसको जिसका किया हुआ है उसको ही प्रैक्टिस करना है, जिसका नहीं किया हुआ वो उसको इग्नोर कर सकता है। एनवीटी का कुछ फॉर्मूलाज भी है, ये ज़्यादा सम्स इससे नहीं बन पाते, कुछ MCQ वाले ही बन पाते हैं, इसलिए फॉर्मूला जानने के लिए ठीक है, बट यूज़ करना मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि सारा सम्स हम लोगों का बिना फॉर्मूला से ज़्यादा बनता है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू A/I इंटू 1 प्लस I के पावर में n माइनस 1 करना है। और अगर एडवांस एनवीटी होगा तो क्या करना पड़ेगा, A/I के साथ 1 प्लस I मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर में, बाकी सब सेम रहेगा, n को n माइनस 1 मत कर देना। अब यही अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी निकालना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला चाहिए, तो वो क्या होगा, वो होगा A/I जैसा है वैसा ही रहा, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस I के पावर में n होगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस I के पावर में n। और वही एडवांस एनवीटी होगा तो A/I के साथ, जैसे यहाँ 1 प्लस I मल्टीप्लाई हुआ था, वैसे A/I के साथ 1 प्लस I मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर अदर देन एनुअल कंपाउंडिंग कभी हुआ तो I के नीचे K आएगा और N के साथ K आएगा, वो EMI वाले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था। अब इसके बाद हम लोगों को और भी तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे ये एग्जीक्यूटिव है जिसको ऑप्शन दिया गया कि आप अभी 20,000 रुपये ले लो या फिर 2,000 रुपये पर मंथ ले लो फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, एक्स्ट्रा इन सैलरी, इंटरेस्ट रेट है 7%, विच ऑप्शन इज बेटर। तो पहला ऑप्शन में 20,000 ही मालूम है, दूसरा ऑप्शन का 2,000 पर मंथ मिल रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर, तो आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। तो 2,000 का पर मंथ है तो वो एनवीटी है, तो एनवीटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और वो 1 ईयर तक का बात है तो 2,000 करके 12 बार होगा। और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है एनुअल दिया हुआ, तो उसको मंथली करना पड़ेगा 7% बाई 12। देखो 7% को 12 से डिवाइड किया और ऐसा डिस्काउंटिंग करके 12 बार जोड़ दिया, 2,000 कॉमन में रख दिया। तो इसको सॉल्व करके जो प्रेजेंट वैल्यू आया, इस प्रेजेंट वैल्यू को इस प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर किया तो जो आया ऑप्शन 2 बेटर दिख रहा है। नेक्स्ट, मिस्टर पठान वांट्स टू बाय अ हॉर्स, घोड़ा खरीदना उनको, लोन 30 लाख का, इंटरेस्ट रेट 15% पर आने में, टेन्योर 15 ईयर से, तो EI निकाल के दिखाओ। तो EI निकालने के लिए EI को x मान लेंगे,
जो ईयर 1 में x है, ईयर 2 में x है, ईयर 3 में x है, डॉट 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 करके ईयर 15 तक x है, और सबका प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 30 लाख। EI मतलब एनविटी अमाउंट निकालना है। और इक्वेशन कैसे बनेगा, x इंटू 1/1 प्लस 0.15 के पावर में 1 प्लस x इंटू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 0.15 के पावर में 2, ऐसा करके 15 बार तक जाएगा और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आएगा। आंसर EI का आ रहा है 5138,084। और इसी से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम लोगों का बन के आएगा, इसी से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम लोगों का बन के आएगा। इसको ट्राई करके देखा जाए अगर, तो ओपनिंग में 30 लाख था, इंटरेस्ट रेट हम लोग का 15% था, तो वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे लगता है। और इंस्टॉलमेंट अमाउंट 513084 है, उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, तो 513084 में अपने इंटरेस्ट अगर माइनस कर दे तो प्रिंसिपल का 63084 है। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से प्रिंसिपल रीपे हो गया उसको माइनस करके आ रहा है। फिर यही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन रहा है, फिर उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट लग रहा है। फिर इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा, तो इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो प्रिंसिपल रीपेड आएगा, फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस प्रिंसिपल रीपेड करेंगे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा। तो ये फ्लो अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे और ईयर 15 में जाके जीरो हो जाएगा। अभी कुछ भी ट्राई नहीं करना है, अगर किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ है तो एक दो ठोकाली ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट आता है परपेचुइटी और डेफर्ड एन्युटी। परपेचुइटी इज अ कंसेप्ट वेयर वी लर्न इन्फिनिटी लाइफ वाला एन्युटी। तो अगर कोई एन्युटी है जिसका लाइफ इनफाइनाइट तक है तो उसका फ्यूचर वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी है, फ्यूचर तो एंड नहीं हो रहा, बट उसका प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का डेराइव करके आपको दिखाया था कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला वो है A/R। ये मतलब एन्युटी अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए यही एन्युटी एनुअल नहीं होकर मंथली होता तो R के नीचे बाई के जुड़ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि ही विल रिसीव एक मिस्टर क्या नाम है इनका, रामलाल हैज जस्ट रिटायर्ड, ही विल रिसीव पेंशन ऑफ 50,000 पर एनम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एंड फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड, व्हाट इज इट्स वर्थ नाउ। तो इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, तो 50,000 पर एनम मिलेगा फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड, तो 50,000 बाई 0.1 करेंगे, 5 लाख इज द वर्थ नाउ। ठीक है। डेफर्ड एन्युटी क्या होता है, एक ऐसा एन्युटी जो स्टार्ट होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं सीखते हम लोग, सिंपल कॉन्सेप्ट से सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई एन्युटी है जो शुरू ही होगा तीसरा साल से, तो आपका उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्स आप उतना बार उसको कंपाउंड या डिस्काउंट करोगे। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली 10 years फ्रॉम नाउ मिस्टर कालिया विल स्टार्ट रिसीविंग अ पेंशन ऑफ ₹3,000 पर ईयर, द पेमेंट विल कंटिन्यू फॉर 16 years, मतलब 16 बार मिलेगा। हाउ मच इज द पेंशन वर्थ नाउ इफ द रेट इज 10% पर एनम। तो वर्थ नाउ मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और 3-3 हज़ार रुपया हम लोगों का ईयर 10 से चालू हो रहा है, तो ईयर 10 से 3,000, ईयर 11 3,000, ईयर 12 3,000 करके आपको गिनना पड़ेगा। कंटिन्यू फॉर 16 years मतलब 3,000 वाला पहला है और वो एग्जैक्टली 10 year फ्रॉम नाउ है, तो वो ईयर 10 पे है, और फिर ऐसे करके आप गिन के जाओगे तो 25वां पे 16 पेमेंट खत्म हो रहा है, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो पहला वाला का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो होगा 3,000 इंटू 1/1.1 इज द रेट, पावर में 10, फिर 11 12 13 14 15 करके 25 तक जा रहा है। तो स्टार्ट बस 10 से हो रहा है। अब इसको आप कैलकुलेटर में कैसे करेंगे आप देख लीजिए, वैसे यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है। अगर आपको स्टेप्स आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, आप इंडिविजुअली कर लीजिए, 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा बट सम राइट होना चाहिए। फिर आपको सिखाया गया था अनइक्वल कैश फ्लोज का सोल्यूशन कैसे करना है। अगर हर साल कैश फ्लोज अनइक्वल रहे, जैसे अभी तक चल रहा था इक्वल कैश फ्लोज तो उसका एन्युटी बोल रहे थे, अनइक्वल रहे तो उसका फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालना होगा, जैसे आप बस सिंपल टाइम लाइन पे सब चीज को सजाइए और फिर देखिए कि कहाँ पे ले जाना है। फ्यूचर वैल्यू ले जाना मतलब वहां ले जाना है, उस राइट इस तरफ लेके जाना है, प्रेजेंट वैल्यू ले जाना है मतलब इस तरफ लेके आना है। ये आपको समझना है, मेरा हाथ उल्टा पुल्टा जा रहा होगा, अब आप समझ जाइएगा किधर जाना है। फ्यूचर वैल्यू मतलब ईयर 4 के पास जाना है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब ईयर 0 के पास आना है। ठीक है, तो आपको फ्यूचर वैल्यू में सारा वैल्यू को लेके जाना और जितना बार लेके जाना उतना हिसाब से डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग करना है भी, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है। तो 4,000 वाला को ईयर 4 पे रखना है तो 4,000 ही रहेगा। 2,000 वाला को ईयर 4 पे ले जाना है तो 1.14 के पावर में 1 होगा। 3,000 वाले को 1.14 के पावर में 2 होगा। 8,000 वाले को 1.14 के पावर में 3 होगा। 5,000 वाले को 1.14 के पावर में 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का 0 1 2 3 4 करके फ्यूचर वैल्यू का आंसर आएगा। अब इसको करने के लिए आप टेबल बना ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। जब कभी भी अनइवन कैश फ्लोज हो तो आप टेबल में कैश फ्लो डाल लिया और कंपाउंडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में जा रहे हैं तो 1.14 कितनी बार होगा आपको ये गिनना चाहिए।
अब ये क्या होता है ना, जरूरी नहीं है नंबर लाइन से बनाना है या टाइम लाइन से बनाना है, आप अपना उंगली पे भी गिन सकते हैं कि ये 1 2 3 4 बार होगा, तो यहाँ पे पावर में ईयर 0 में पावर में 4 लिखेंगे, फिर एक एक कम करते चलेंगे, तो वैसे भी समझ में आता है। फिर इंडिविजुअली सबका वैल्यू निकालिए और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू डालिए और ये वैल्यूज का एम प्लस में ऐड कर लीजिए और MRC दबा दीजिए, तो 3481 आएगा। अब इसी तरह से अनइक्वल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू पूछ ले तो क्या होगा, तो वही चीज है, बस अब इन सबको प्रेजेंट में लाना है। और यहाँ पर उस समय कॉलम में कैश फ्लो के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा, कैश फ्लो यहाँ पे डाला और डिस्काउंटिंग फैक्टर आप डालोगे। कैश फ्लो के बाद क्या डालोगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर डालोगे, ध्यान दें, कैश फ्लो के बाद क्या डालोगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर डालोगे। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में क्या आएगा, 1.14 के पावर में 0 से स्टार्ट हुआ और 1 2 3 4 5 तक गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो आंसर आ गया। तो ये एक आइडिया के लिए, और एग्जाम में वो सब सम्स भी आ जाते हैं। और ऐसे आपको याद होगा कैपिटल बजटिंग वगैरह में सब कैलकुलेशन आपने बहुत किए हुए हैं या करेंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है, कंपनी एक्सपेक्ट्स कैश इनफ्लो ऑफ ₹2 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, 1.5 लाख फॉर सेकेंड ईयर, एन्युटी ऑफ 1 लाख फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। आपको सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, पहला 2 साल अलग है और नेक्स्ट 8 साल सेम है, तो कंबाइन हो गया अनइवन प्लस इवन। तो ये कैसे होगा, पहला 2 साल का जो है वो लिखा और नेक्स्ट 8 साल का 3 to 10 एक साथ लिखते हैं, 1 लाख ही 8 साल का 1 लाख है, मतलब 8 लाख नहीं लिखते हैं, जो सेम अमाउंट है वही लिखते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12% है, तो 1/1.12 के पावर में 1 से फर्स्ट वाला आएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो सेकंड वाला आएगा। और 3 से 10 का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, वो कैलकुलेटर में थर्ड ईयर वाला जब इक्वल टू दबाओगे तो वहां से एम प्लस चलेगा, इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस। अब कुछ कैलकुलेटर है जिसमें सिर्फ एम प्लस एम प्लस एम प्लस दबाने से आंसर आता है, इक्वल टू नहीं दबाना पड़ता है, तो वो JJMJ सीरीज होता है, वो आपको कैलकुलेटर के हिसाब से सीखना होगा। मैं भी ये सब सिखा नहीं रहा हूँ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारा का सारा चीज़ अभी रिवीजन में पूरा 0 से सिखा दो तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको इसके लिए हमारा बेसिक्स ऑफ FM बोल के क्लास है, उसमें सारा स्टेप सिखाया हुआ प्रॉपरली, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, माइनस और प्लस दोनों आ रहा है, कैश फ्लो माइनस और प्लस भी आ रहा है और अनइवन के साथ इक्वल भी दिया हुआ है, तो सब पूरा मिक्स एंड मैच करके दिया हुआ है। तो करना जैसे 10 नंबर है वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया हुआ है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला हुआ है, रेट 10% है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से आपको चलना है। -10,000 अगर पहला दिया हुआ है तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 1, फिर 1 to 6 में 2,000 होगा, तो 2,000 के हिसाब से 1/1.10 के हिसाब से आप इक्वल टू 6 बार करके एम प्लस लोगे। फिर 7वीं बार का शुरू से करना पड़ेगा आपको, 0 से वापस 7वीं बार पे आना होगा, फिर इक्वल टू करोगे तो 8वीं बार होगा, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए इक्वल टू एम प्लस 4 बार और करना पड़ेगा, तो सबका डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा। मेन कैलकुलेशन ट्राई करके देखना है आपको, तो देख सकते हैं कि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करके प्रेजेंट वैल्यू आएगा और आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला जाता है। तो अगर कभी डेप्रिसिएशन निकालने बोले तो डेप्रिसिएशन के समय इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। We say the equation is purchase cost into 1 minus rate of depreciation के पावर में n is equal to salvage value। तो purchase cost is the present value and salvage value is the future value here। नॉर्मली मनी के केस में क्या हो रहा है, आपने जमा कर रहे थे तो फ्यूचर में रुपया बड़ा हो रहा था। एसेट्स के केस में क्या होता है, जो अपने एसेट को यूज कर रहे हैं तो एसेट का वैल्यू घट रहा है और फ्यूचर का वैल्यू छोटा हो रहा है। तो अगर आपको बस वैल्यूज दे दिया जाए कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1 लाख, तो परचेज में 1 लाख डाल दोगे, यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स, तो आप एन के पास वैल्यू 5 डाल दोगे, सैलरी वैल्यू 16,000 है वो डाल दोगे। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो आर का वैल्यू कैसे निकालना है, तो ये सिंपल इक्वेशन में बैठाना है। 1 - r to the power 5 ये आ रहा है, 1 - r का वैल्यू 0.16 के पावर में 1/5 आएगा। फिर आप इसको डर्टी पावर वाला स्टेप से सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। अब डर्टी पावर का स्टेप्स क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर ये सबको छोड़ना पड़ेगा अभी, नहीं तो यहाँ से सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं स्टेप्स नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट, सिमिलरली इंटरेस्ट रेट अगर निकालना है तो वैसे ही आर निकाला जाएगा। जैसे अगर आपको एक सवाल दिया जाए कि एन अमाउंट ऑफ 2000 बिकम 6500 आफ्टर 7 ईयर्स, तो 6500 फ्यूचर वैल्यू, 2000 प्रेजेंट वैल्यू है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और ग्रोथ रेट पर एनम, तो 7 उसका एन का वैल्यू है और आर हम लोगों का रेट है। तो 1 + r के पावर में 7 इज इक्वल टू 6500/2000 होगा, और 1 + r का वैल्यू होगा 3.25 के पावर में 1/7। फिर डर्टी पावर से इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड रेट वेयर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 1 to 3 विल बी इक्वल टू कैश फ्लो एट ईयर 0।
क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऐसा रेट निकालो जहां पर ईयर 1 2 3 का जो कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स इक्वल टू ईयर 0 का। ये बेसिकली IRR का कैलकुलेशन है जो आप लोग कैपिटल बजटिंग में सीखते हैं। तो सच रेट इज कॉल्ड एज IRR, जहां पर सारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इज इक्वल टू ईयर 0 का कैश फ्लो। तो ये कैसे होगा, पहले एक इक्वेशन बनाओगे और उस इक्वेशन बनाकर R का वैल्यू इंटरपोलेशन से करोगे। इसमें एक R का वैल्यू 10% लेकर चेक करते हैं मन से कि उससे टोटल राइट साइड का क्या आ रहा है। अगर जो भी टोटल आ रहा है आपको देखना है कि एक आंसर जो होना चाहिए वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा आंसर जो 10,000 से कम होना चाहिए। अभी हमारे केस में आंसर जो है 10,000 से ज़्यादा आ गया, तो अब हम लोग को दूसरा आंसर चाहिए कम करने के लिए रेट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये टोटल वैल्यू 11,956 को कम करना है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी रेट दूसरा मन से ले लिया 20% और उससे R का वैल्यू निकाला तो वो प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो वो आया 9768। और इसके बाद ये दो स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप होता है जहां पर हम लोग ये वाला नंबर लाइन बनाते हैं। R1 लिखते हैं एक तरफ R2 लिखते हैं। R1 पे 10% पे क्या आंसर आया था, R2 पे क्या आंसर आया वो लिखते हैं और बीच में एक प्रेजेंट वैल्यू हम लोग रखते हैं जिसका वैल्यू मान लो हम लोगों का है टोटल में 10,000। प्रेजेंट वैल्यू टोटल में 10,000। तो आपको अब क्या लेना है, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू और डिफरेंस इन रेट लेना है। तो डिफरेंस इन रेट जब हम लोगों का डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू जब हम लोग का 11,956 माइनस 9,768 करके 2,188 आया तो डिफरेंस इन रेट 10% आया। तो हम लोगों को ये समझना है कि 11,956 से 9,768 पहुंच गए तो 10% का गैप हुआ, बट हम लोग को 11,956 से 10,000 ही जाना है, यानी 1956 का गैप के लिए कितना रेट में चेंज आना चाहिए था। तो 1956 का गैप के लिए हम लोग का रेट में कितना चेंज आना चाहिए, वो होगा 10/2188 इंटू 1956। तो आंसर आ रहा है 8.94%। तो आंसर होगा 10 प्लस 8.94 18.94%। ठीक है, अब वही चीज का एक और वर्जन है, ये भी आप लोग कैपिटल बजटिंग में किए हुए हैं, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश फ्लो इक्वल वाला दे दिया है। तो इक्वल वाला दे दिया तो प्रोसेस वही है, वही R का वैल्यू 10% 20% लेके करना है। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग जब करते हैं ईयर 1 2 3 का कैश फ्लो 3 बार नहीं लिखकर एक ही बार लिखते हैं और डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से इक्वल टू करके इक्वल टू एम प्लस करके जोड़ लेते हैं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 बार जोड़ लेना है। आपको कैश फ्लो 3 बार नहीं लिखना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर को बस 3 बार जोड़ लेना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, देखो जब 10% मन से लिया तो टोटल आया 59,688। हम लोग को एक हायर चाहिए, हायर मिल गया। अब लोअर चाहिए तो लोअर के लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेट बढ़ाया 20% से तो आंसर आया 50,544। फिर भी बढ़ा आ गया, बट हम लोग को एक 50,000 से छोटा चाहिए तो फिर एक बार और रेट बढ़ाया 25%, उससे आंसर छोटा है। तो एक बड़ा चाहिए एक छोटा चाहिए, तो हम लोग एक सीधा 10 और सीधा 25 का गैप नहीं ले सकते, वो उससे आंसर है ना अप्रॉक्सीमेट हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो आपको 20 और 25 जो नियरेस्ट है उसका गैप लेना है। ठीक है, जैसे 10-20 से ज्यादा का गैप तो कभी लेना ही नहीं है, मतलब 10% से ज्यादा गैप तो कभी लेना ही नहीं, कोशिश करना है कि गैप कम हो तो बेटर है। तो जैसे यहाँ पे 10 से 25 का गैप तो बहुत एब्सर्ड हो जाता है, इसलिए 20 और 25 का गैप लेके फिर सम सॉल्व किया गया। ठीक है, फिर कैलकुलेशन आया पीरियड, जैसे अपने कैसे फ्लो में पढ़े, पहले प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू पढ़े, फिर प्रेजेंट वैल्यू पढ़े, फिर R पढ़े, अब पढ़ रहे एन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जैसे आपको पूछा जाए इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ ₹1000 विल बी ट्रिपल्ड इफ इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम। तो आपको इक्वेशन में बैठाना है सारा वैल्यू और एन के लिए, फिर इंटरपोलेशन करना है। इंटरपोलेशन मतलब अपना ट्रायल लेके देखो कैलकुलेटर से एक एक साल बढ़ा के ट्रायल करके देखो कि कहाँ पे 3 से ज्यादा आ रहा है। आपको मान लीजिए 1.09 है, कैसे करना है, 1.09 इंटू इक्वल टू करिए तो ये आया 2, 1.09 इंटू इक्वल टू करिए तो 2 आया। आंसर जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर इक्वल टू मारिए 3, फिर इंटू इक्वल टू मारिए 4, फिर इक्वल टू मारिए 5। ऐसे करके देखिए कहां पे 3 से बड़ा आया और कहां पे 3 से एक छोटा आया। तो हम लोगों को n1 का वैल्यू एक 13 मिला जहां पे आंसर 3 से बड़ा आया। फिर ऑब्वियसली समझ में आ गया कि एक वैल्यू 12 होगा जहां पे आंसर 3 से छोटा आया। तो कैलकुलेटर में इक्वल टू करके देखना पड़ेगा। 1.09 इंटू इक्वल टू करा तो उसको 2 गिनेगा, फिर इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, देखिए 3 से बड़ा कहां पे है, फिर 3 से छोटा कहां है, और फिर वही नंबर लाइन बनाकर कि जब 12 है तो 2.813 है, 13 है तो 3.065 हम लोग को 3 लाना है। तो कैसे करेंगे, कोई डिफरेंस इन फैक्टर बोल दीजिए, यहाँ पे डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोलिए, यहाँ पे डिफरेंस इन फैक्टर बोलिए। डिफरेंस इन फैक्टर अगर ये है तो डिफरेंस इन ईयर 1 साल है, तो डिफरेंस इन फैक्टर अगर हम लोगों का 2.813 माइनस 3 करके आएगा 0.187, तो डिफरेंस इन ईयर क्या आएगा, वो है 0.74। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा, 12 प्लस 0.74 करके 12.74। ठीक है, इसका मैजिकल रूल्स है कि डबल अगर रुपया करना है तो कैसे निकालोगे, 72/r करके, ट्रिपल निकालना है तो 114/r, 114/r, क्वाड्रुपल निकालना है तो 144/r करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो जैसे इस सम में ट्रिपल करना था तो ट्रिपल करने के लिए 114 बाई आर 0.09 की जगह खाली 9 लेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली मिल जाता। लास्ट कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है जब कभी भी आपको मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग करना पड़े विद इन अ ईयर तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या बन जाएगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल में बोला जाए कि अगर आपका 10% इंटरेस्ट रेट है और वो साल में 2 बार कंपाउंड होगा, एनुअल रेट 10% और उस साल में 2 बार कंपाउंड होगा, तो साल में 2 बार कंपाउंड होने के कारण आपके पास जो नेट इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसको अपने कैसे करते हैं, इस इक्वेशन में डाल दें अगर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला इक्वेशन में। इसका तरीका क्या है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला इक्वेशन में यदि आप डाल दें फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला इक्वेशन में, जिसमें पावर में 1 + r⁴n लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका 1 रुपया है और 1 + 0.108 जो साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है मान लो, तो पावर में 2 होगा क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है। 1 साल का ही पीरियड लिया गया, n का वैल्यू जस्ट 1 लिया गया और प्रेजेंट वैल्यू को 1 मान लिया गया, तो फ्यूचर वैल्यू का कुछ आंसर आएगा ना। तो फ्यूचर वैल्यू का आंसर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1.05 इंटू इक्वल टू करके आ रहा है 1.1025। तो इसका मतलब 1 रुपए का वैल्यू बन गया 1.1025। इसका मतलब हम लोगों का आर का वैल्यू हो गया 10.25%। तो ये जो आर आया, जब गिवन रेट 10% था, आर आया 10.25, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। द कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंपाउंडिंग इज डन मोर देन एनुअल बेसिस। कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंपाउंडिंग इज डन मोर देन एनुअल बेसिस। मतलब आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली कंपाउंडिंग के केस में ये एप्लीकेबल है। इसको निकालने का एक और तरीका हो सकता है, जो ये फॉर्मूला है 1 + r/k के पावर में k - 1 कर सकते हो आप, इसमें बैठाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला भी याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसके साथ ये वाला चैप्टर खत्म। मजा आया आपको? तो अभी क्या खाली आपके मन में एक्सपेक्टेशन मिसमैच ये रह गया होगा कि अरे यार पता नहीं, सारा सर बता तो दिए, मेरे से सम होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरा ये सब किया हुआ नहीं है तो मैं इसलिए नहीं सिखाने आया, मैं तो बस बताने आया कि ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो एक बार फिर से सुन लो जिससे आपका काम हो जाए, कंसेप्ट याद आ जाए। ठीक है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, कैसा आएगा मालूम नहीं। इसका क्वेश्चन डायरेक्टली इंस्टीट्यूट मैट में कई बार नहीं भी दिया हुआ होता है, कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए in order to become a good student of FM। ठीक है, तो नोट्स डाउनलोड करो और यहाँ पे सारा स्टेप्स लिखा हुआ, मैं आपको एज इट इज नोट्स ही दे रहा हूँ, उससे बड़ा क्या हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके ट्राई भी कर सकते हो, बट अगर सामने कल परसों में एग्जाम है, सर पे एग्जाम है, तो जितना आता है, जैसा आता है उतना ही सीख के जाइए और ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आता है तभी रिवाइज करिए पूरा डिटेल में, और अगर एकदम आज एडवांस में करो 2-3 महीना बाद एग्जाम है, तो आप ये सारा नोट्स को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेसिक्स ऑफ FM का वीडियो को रेफर कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। चलिए, सी यू।